अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आपके फाइनल टर्म के हवाले से काफ़ी हेल्पफुल होंगे, सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। और इन लेक्चर में बेसिकली मैंने किया ये है कि आपको ये लेक्चर वाइज जो है ना MCQs प्रोवाइड किए हैं। लेक्चर वाइज जो भी इनके इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है जी। और आई होप सो क्या आपसे आपका जो है ना इन MCQs से काफ़ी सारा कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये 100 से अबव MCQs हैं बेसिकली जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास इंटरेक्शन डायग्राम बेसिकली। इसमें हमारे पास फर्स्ट MCQs हमारे पास देख लें, विच एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम इन ए सीक्वेंस डायग्राम के। जो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम होती है उसमें से जो टाइम को विच कौन सा एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बेसिकली हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है जी। तो वाई एक्सिस बेसिकली हमारे पास टाइम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ देख लें, व्हाट डज अ सेल्फ कॉल इन ए सीक्वेंस डायग्राम रिप्रेजेंट। कि हमारे पास जो सेल्फ कॉलिंग होती है सीक्वेंस डायग्राम में वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास a message sent to an other object, a message sent to itself, object creation, object destruction। तो ये बेसिकली a message sent to itself, जो मैसेज itself को जो है ना सेंड किया जाता है उसको हम जो है ना सेल्फ कॉलिंग बोलते हैं। और इसके मैं आपको अगर एग्जांपल यहाँ पर ब्राउज़र पर मैंने सर्च की थी तो दिखा दूँ ज़रा। यहाँ पर देखें बेसिकली ये जो हमारे पास ये एक मैंने डायग्राम ओपन की, यहाँ पर बेसिकली ये जो हमारे पास सीक्वेंस एरो बन रहा है ये सेल्फ कॉल होता है। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, मैं आपको यहाँ से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो होता है ना ये सीक्वेंस सॉरी सेल्फ कॉलिंग के लिए यूज में आता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास देख लें जी, ये हमारे पास इसका ऑप्शन जो है ना बी इसका करेक्ट है। ठीक है जी। इसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम का बेसिकली हमारे पास पर्पस क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास डायनामिक बिहेवियर सिस्टम का जो डायनामिक बिहेवियर होता है ना उसको शो करने के लिए यूज में आता है सीक्वेंस डायग्राम। तो टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम, टू शो द डायनामिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम, टू मॉडल यूजर इंटरफेसेस, टू मॉडल डाटा फ्लो। तो ये बेसिकली हमारे पास जो बी है ना वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो ज़रा देख लें। इन ए सीक्वेंस डायग्राम व्हाट इज ए लाइफ लाइन। कि हमारी जो सीक्वेंस डायग्राम होता है उसमें बेसिकली लाइफ लाइन हम किस चीज़ को कहते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस, द एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइफ, द बिगिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइफ, अ कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली जो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम होती है ना उसमें जो ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस होती है ना, जितनी देर वो ऑब्जेक्ट उस डायग्राम में एग्जिस्ट करता है उसको हम उसकी लाइफ लाइन कहते हैं। तो इसका ए हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है जी। तो आपको क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ये जो हमारे पास ये वाली है ना, ये बेसिकली इसकी लाइफ लाइन कहलाती है, ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन। ये हमारे पास इधर भी शो हो रही है, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम में ये हमारे पास शो हो रही है ना, इसको हम कहते हैं इसकी लाइफ लाइन। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, नेक्स्ट जो MCQs है, व्हाट सिंबल इज यूज टू डिनोट ए synchronous मैसेज इन ए सीक्वेंस डायग्राम। सॉलिड लाइन विद ए फुल एरो हेड, डैश लाइन विद एन ओपन एरो हेड, और इसके बाद हमारे पास सॉलिड लाइन विद एन ओपन एरो हेड, डैश लाइन विद फुल एरो हेड। तो बेसिकली हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है, सॉलिड लाइन विद फुल एरो हेड। ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है, मैसेज टाइप। हमारे पास कितने टाइप के मैसेजेस होते हैं जो कि सीक्वेंस डायग्राम में हम यूज में लाते हैं।
व्हाट टाइप ऑफ मैसेज डज नॉट ब्लॉक द कॉलर इन ए सीक्वेंस डायग्राम, कि कौन सा जो मैसेज होता है वो ब्लॉक नहीं करता है कॉलर को इन ए सीक्वेंस डायग्राम। सैक्रोनाउंस मैसेज, ए सैक्रोनाउंस मैसेज, क्रिएट मैसेज, डिस्ट्रॉय मैसेज। तो ये बेसिकली हमारे पास ए सैक्रोनाउंस मैसेज होता है जो कि ब्लॉक नहीं करता कॉलर को सीक्वेंस डायग्राम में। ठीक है जी, बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद विच नोटेशन इज यूज्ड टू डिपिक्ट ए मैसेज दैट क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट, कि जो हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम किस तरह से सीक्वेंस डायग्राम में शो करवाते हैं या किस तरह से राइट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास इसमें फुल एरो, हाफ एरो, क्रिएट, डिस्ट्रॉय। तो बेसिकली हम इस तरह की जो है ना इस तरह से उसको राइट करते हैं, क्रिएट। और ये डिस्ट्रॉय जो होता है ये डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए सैक्रोनाउंस मैसेज, के हमारे पास जो सैक्रोनाउंस मैसेज होता है वो क्या कहलाता है। द कॉलर वेट्स फॉर द कॉल्ड रूटीन टू कंप्लीट, द कॉलर डज नॉट वेट फॉर द कॉल्ड रूटीन टू कंप्लीट, द मैसेज क्रिएट्स ए न्यू थ्रेड, द मैसेज डिस्ट्रॉयज एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इसका जो ए है ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, द कॉलर वेट्स फॉर द कॉल्ड रूटीन टू कंप्लीट। द कॉलर इसमें क्या करता है, वेट करता है कि वो उसके पास जो अपनी रूटीन वाइज के वो अपने कॉल्ड को रूटीन वाइज कंप्लीट करे। ठीक है जी, और इसका हमारे पास ए इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है जी, व्हाट इज एन ए सैक्रोनाउंस मैसेज टाइपिकली यूज फॉर। ठीक है जी, तो हमारे पास ए सैक्रोनाउंस जो मैसेज होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है। ये बेसिकली हमारे पास अगर हमने कोई न्यू थ्रेड बनाना हो हमारे सिस्टम के अंदर तो उसके लिए हम यूज में लाते हैं। ब्लॉकिंग दी हमारे पास ऑप्शन देख लें, ब्लॉकिंग द कॉलर, इनिशिएटिंग ए सैक्रोनाउंस कॉल, क्रिएटिंग ए न्यू थ्रेड, डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास इसका सी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है बनेगा। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास देख लें विच मैसेज टाइप इज यूज टू डिनोट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज में आता है वो कौन सा मैसेज टाइप होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास देखें जो कि प्रीवियस हमारे पास ये क्रिएट आया, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और डिस्ट्रॉय जो होता है ना वो हमारे पास बेसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज में आता है। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 21 देख लें, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मेंटेनेबल कोड, कि जो हमारे पास मेंटेनेबल कोड होता है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है। तो टू मेक इट रन फास्टर, टू मेक इट इजी टू मेंटेन, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड, टू इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मेंटेनेबल कोड, कि जिसको हम मेंटेन कर सके। ठीक है ना, जो हमारा मेंटेनेबल कोड का प्राइमरी गोल बेसिकली क्या हो सकता है कि हम उसको इजी टू मेंटेन कर सकें। तो इसका बी हमारे पास बेसिकली करेक्ट ऑप्शन बनेगा, टू मेक इट इजी टू मेंटेन। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारे पास देख लें विच प्रिंसिपल इज नॉट वन ऑफ द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स गाइडिंग मेंटेनेबिलिटी, कि हमारे पास विच प्रिंसिपल नॉट यूज्ड, के ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो हमारे पास यूज में नहीं आता। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडलाइन मेंटेनेबिलिटी, जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं मेंटेनेबिलिटी की गाइडिंग के हवाले से, उसमें से कौन सा है जो यूज में नहीं आता। सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी। तो ये बेसिकली हमारे पास डी जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो बेसिकली ये जो हमारे पास फर्स्ट थ्री जो हमारे पास दिए गए हैं ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनेबिलिटी होते हैं। सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये भी आपने माइंड में रख लेना है। अगर आपसे जस्ट ये पूछा जाए कि विच प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर प्रिंसिपल्स गाइडिंग मेंटेनेबिलिटी, तो ये हमारे पास ये तीन होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नॉट आया है तो इस वजह से हमारे पास एफिशिएंसी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका एमसीक्यूज देख लें, व्हाट डज सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड मीन, कि सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग बेसिकली सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग का मतलब क्या है। कोड दैट रन इटसेल्फ, कोड दैट एक्सप्लेन्स itself without external documentation, code that is heavily commented, code that is written by multiple authors। तो बेसिकली जो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड होता है उसमें होता ये है कि
जब हम कोड को रीड करते हैं तो हमें इजीली आइडिया हो जाता है कि बेसिकली इस कोड में हो क्या रहा होता है, ठीक है जी। और हमें एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन की इसमें नीड नहीं होती, तो इसका बी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है बनेगा, ठीक है जी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास देख लें जी, व्हाट इज द आइडियल साइज ऑफ ए फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स, कि हमारे पास एक फंक्शन का साइज कितना होना चाहिए मेंटेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स के हवाले से। नो लार्जर देन 10 लाइन, नो लार्जर देन 20 लाइन, नो लार्जर देन 50 लाइन और नो लार्जर देन 100 लाइन। तो बेसिकली हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी है कि नो लार्जर देन 20 लाइन्स, कि हमारा जो फंक्शन है एक कोड के अंदर वो 20 लाइन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये एक गुड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में शामिल होता है, ठीक है जी। विच एट्रीब्यूट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, तो यहाँ पर देखें नॉट आया है, तो हमने वो बताना है विच एट्रीब्यूट डज नॉट कंट्रीब्यूट, के जो इसमें कंट्रीब्यूट सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में नहीं करता उसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास ऑप्शन देख लें, फंक्शन साइज, आइडेंटिफाइड नेम्स, कोड मोमेंट्स, मेमोरी यूसेज। तो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में बेसिकली मेमोरी यूसेज का कोई जो है ना अमल दखल नहीं होता, तो हमारे पास इसका डी करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसके हवाले से अगर हम ये तीन देखें तो ये बेसिकली सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में कंट्रीब्यूट करते हैं। फंक्शन साइज भी कंट्रीब्यूट करता है, आइडेंटिफायर नेम्स भी और कोड कमेंट्स भी इसमें सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारे पास लेक्चर नंबर 22 है। व्हाट डज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एवेलुएट, के व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, किस चीज़ को एवेलुएट करते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को, यूज़र इंटरफेस को, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, सिस्टम आउटपुट। तो बेसिकली जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कोड को एवेलुएट करते हैं। तो सी इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास विच टाइप ऑफ कवरेज टेस्ट ऑल द पॉसिबल ब्रांचेस ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, पाथ कवरेज, लूप कवरेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा वो ब्रांच कवरेज होगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें, व्हाट इज द गोल ऑफ स्टेटमेंट कवरेज इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग, कि जो हमारे पास स्टेटमेंट कवरेज होती है इसका क्या गोल होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। टू टेस्ट ऑल पॉसिबल पाथ्स, टू टेस्ट ऑल पॉसिबल ब्रांचेस, टू टेस्ट ऑल स्टेटमेंट्स, टू टेस्ट ओनली बाउंड्री कंडीशंस। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट कवरेज होते हैं इसका गोल होता है कि ये हमारे पास जो ऑल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको टेस्ट करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, विच टाइप ऑफ कवरेज इंश्योर्स एवरी पॉसिबल पाथ इन ए प्रोग्राम इज टेस्टेड, कि हमारे पास कौन सी कवरेज है, कवरेज की टाइप है जो एवरी पॉसिबल पाथ को जो है ना टेस्ट करती है प्रोग्राम के अंदर। स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, पाथ कवरेज, लूप कवरेज। तो बेसिकली जो हमारे पास पॉसिबल पाथ ही ना, क्योंकि यहाँ पर देखें ना पाथ के रिलेटेड बात हो रही है, तो जो हमारे पास जो पाथ कवरेज है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। जो पाथ कवरेज है वो प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए यूज में आती है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास देख लें, इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग व्हाट इज एन इनफेसिबल पाथ। इनफेसिबल पाथ का क्या मीनिंग होता है हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। अ पाथ दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, a path that is never executed, a path that is conditionally executed, a path that is randomly executed। तो बेसिकली जो हमारे पास बी है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अ पाथ दैट इज नेवर एग्जीक्यूटेड, वो पाथ जो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं करता उसको हम इनफेसिबल पाथ का नेम देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग लेक्चर नंबर 23 है हमारे पास। What is the main advantage of exception handling? It increases code size, it separates error handling
code from normal code. It complicates the debugging process. It decreases code readability. तो ये बेसिकली हमारे पास बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. इट सेपरेट्स एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड. इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एरर ऐसा कोड जो हमारे जो एरर जनरेट कर रहा हो उसको हम सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम नॉर्मल कोड. ठीक है जी. तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है जी. यहाँ पर हमारे पास बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ट्राई ब्लॉक इन एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो हमारे पास ट्राई ब्लॉक का क्या पर्पज होता है. तो इसके हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं वो ज़रा देख लें. टू रेज एन एक्सेप्शन, टू डिफाइन एरर सेंसिटिव कोड, टू इग्नोर एरर्स, टू फाइनलाइज द प्रोग्राम. तो बेसिकली हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू डिफाइन एरर सेंसिटिव कोड. ठीक है ना. तो ये हमारे पास इसका बी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा. व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन. कि जब एक्सेप्शन थ्रोन कर दी जाती है तो उस वक्त बेसिकली क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर. बेसिकली the program continues as usual or the exception handling code is executed, the program terminates immediately, the error is ignored. तो इसमें बेसिकली होता यह है कि the exception handling code is executed. जो exception handling code होता है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है. ठीक है जी. विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एन एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस में जो हमारे पास कीवर्ड यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए वो कौन सा है. तो बेसिकली कैच जो है ना वो हमारे पास कीवर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज कीवर्ड को हैंडल करने के लिए यूज में आता है. ठीक है जी. तो इसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर है 5 है लेक्चर नंबर हमारे पास 23 का. व्हाट डज कैचिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व. इग्नोरिंग एरर्स, हैंडलिंग एरर्स, रेजिंग एरर्स, लॉगिंग एरर्स. तो बेसिकली ये हमारे पास हैंडलिंग एरर्स होगा. ठीक है जी. बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देख लें ज़रा. लेक्चर नंबर 24 है साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी के. नेक्स्ट हमारे पास इसका एमसीक्यूज देख लें. साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच फार्मूला. तो हमारे पास जो फार्मूला होता है साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी का वो कौन सा होता है जिससे हम साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं. ठीक है जी. तो इसमें वी जी और इज इक्वल टू ई माइनस एन प्लस टू. नेक्स्ट हमारे पास बी ऑप्शन है वी और जी इज इक्वल टू एन माइनस ई प्लस टू और वी जी इज इक्वल टू ई प्लस एन माइनस टू और वी जी इज इक्वल टू ई प्लस एन प्लस टू. तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है. ठीक है ना. इससे हम ये हमारे पास फार्मूला है बेसिकली जिससे हम साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं. ठीक है जी. और ये आपने माइंड में रख लेना है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. आपका फाइनल टर्म के हवाले से काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है. साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड फॉर व्हाट. कि किसके लिए ये अपर बाउंड जो है ना प्रोवाइड करते हैं साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी. नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ डिफेक्ट केसेस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स, नंबर ऑफ कोड लाइंस. तो ये बेसिकली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स के लिए यूज में आती है. ठीक है जी. इसके अपर बाउंड. और ये हमारे पास सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. व्हाट इज द साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम विद 8 एजेस एंड 6 नोड. तो हमारे पास बेसिकली 8 एजेस हैं और 6 नोड्स हैं बेसिकली. तो इसके हमने साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है. तो बेसिकली हमारे पास फार्मूला ये है. तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं. तो ये जो एजेस है ये ई को जो है ना हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है और नोड्स एन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बेसिकली हम अगर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हमारे फार्मूला के अंदर तो यहाँ पर ई की जगह पर 8 आ जाएगा और एन की जगह पर 6 आ जाएगा. तो अब इसकी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेसिकली 8 में से 6 को हम माइनस कर देंगे और बाकी हमारे पास 2 बच जाएगा. 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा. तो इसके साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी की हमारे पास क्या होगी 4 होगी. ठीक है जी. आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से फाइंड करते हैं. व्हाट डज ए हाई साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी इंडिकेट. कि हमारे पास जो हाई साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी होती है ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है. ये हमारे पास लो कोड कम्प्लेक्सिटी की
हाई कोड कम्प्लेक्सिटी, नो डिफेक्ट्स, हाई परफॉर्मेंस। तो बेसिकली जो हमारे पास हाई साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी होती है ये हाई कोड कम्प्लेक्सिटी को इंडिकेट करती है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग, के किस तरह की टेस्टिंग में ये साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी का यूज में लाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये बेसिकली यूज में आती है हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, तो बी इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। विच क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म अलोन कैन रिमूव 53% ऑफ डिफेक्ट्स? टेस्टिंग, कोड इंस्पेक्शन, डिजाइन इंस्पेक्शन, क्वालिटी अश्योरेंस। तो ये बेसिकली जो होती है ना हमारे पास टेस्टिंग, वो हमारे पास 53% जो है ना डिफेक्ट्स को कंट्रोल कर लेती है, मतलब कि रिमूव कर सकती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपने माइंड में रख लेना है। कंबाइनिंग डिजाइन इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग रिजल्ट्स इन व्हाट डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। तो ये हमारे पास कौन सा होगा ऑप्शन? बेसिकली ऑप्शन देख लें, 53%, 65%, 75%, 95%। तो ये हमारे पास डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बेसिकली आप इनको जो है ना एक दफ़ा लाजमन देख लीजिएगा, बुक्स में जाकर भी देख लीजिएगा। ये जो हमारे पास परसेंटेज के सवाल हैं कि हमारे पास रिमूव करने डिफेक्ट्स जो है ना, रिमूव टेस्टिंग से कितने डिफेक्ट्स जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं, तो वो परसेंटेज हमारे पास बताएगी। लेक्चर में भी आपको सर ने बताया हुआ है, तो ये आपने माइंड में रख लेना है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है जी। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी? डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का प्राइमरी जो फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है? कोड ऑप्टिमाइजेशन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, यूजर इंटरफेस इंप्रूवमेंट, सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली हमारे पास एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए यूज में आती है। ठीक है जी। और इसके बाद ये हमारे पास बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 देख लें, विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल शुड एम्फसाइज अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन, के कौन सा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है वो अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन कर लेता है? इसमें कोडिंग, डिजाइन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। तो डिजाइन जो है ना इसका बी इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये अपने माइंड में रख लेना है। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 25 का लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंबाइनिंग कोड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। जब हम कोड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग को कंबाइन कर देते हैं तो इसका हमारे पास बेनिफिट क्या होता है? रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम, हायर डिफेक्ट डिटेक्शन रेट, इम्प्रूव्ड यूजर सेटिस्फेक्शन, एनहांस्ड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हमारे पास हायर डिफेक्ट डिटेक्शन रेट को बढ़ा देता है, ये हमारे पास इसका बेनिफिट होता है और बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, लेक्चर नंबर 26 है हमारे पास डिजाइन पैटर्न। ठीक है जी। हमारे पास फर्स्ट इसका एमसीक्यूज है जी, वो देख लें जरा। व्हाट इज ए डिजाइन पैटर्न? बेसिकली डिजाइन पैटर्न क्या होता है? A reusable solution to a commonly occurring problem in a software design। तो इसका हमारे पास बेसिकली एक ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसके इनकरेक्टेड है। तो बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न हम उसको कहते हैं, एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कॉमनली प्रॉब्लम्स होते हैं ना जो अक्कर होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए रीयूज़ करते हैं। जिन सॉल्यूशंस का जिन पैटर्न्स का हम डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ में करते हैं उनको हम बेसिकली इस डिज़ाइन पैटर्न का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब हु इज़ क्रेडिटेड with introducing the concept of design pattern in software? Christopher Alexander, Grady Bosch, रिचर्ड हेल्म, कैंटबैक। तो बेसिकली इसका बी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। ये जो हमारे पास कंसेप्ट डिज़ाइन पैटर्न का किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिज़ाइन पैटर्न कैटेगरी, कि हमारे पास कौन सी जो डिज़ाइन पैटर्न कैटेगरी नहीं है। तो इसमें हमारा क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल। तो नेक्स्ट हमारे पास डी है जी फंक्शनल। तो फंक्शनल इसकी जो है ना डिज़ाइन कैटेगरी नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिकली तीन इसकी जो ए बी सी हैं ये इसकी डिज़ाइन पैटर्न कैटेगरीज में शामिल हैं। अगर आपसे सब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाए तो आप इजीली ये राइट कर सकते हैं, क्रिएशनल,
डिज़ाइन पैटर्न, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न, बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है जी। Which design pattern is used to provide a unified interface to a set of interfaces in a subsystem? तो हमारे पास ये देख लें जी, कौन सा यूनिफाइड इंटरफेस, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न है जो हमें प्रोवाइड करता है यूनिफाइड इंटरफेस टू ए सेट ऑफ इंटरफेसेस इन ए सब सिस्टम। सिंगलटन, ऑब्जर्वर, फकेड, फकेड और फैक्ट्री मेथड। तो ये हमारे पास बेसिकली फकेड जो है ना डिज़ाइन पैटर्न वो यूज में आता है। ठीक है जी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजाइन पैटर्न, कि हमारे पास जो मेन एडवांटेज है डिजाइन पैटर्न का यूज करने का वो क्या है? रिड्यूसिंग कोड साइज, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग प्रूवन सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम्स, एनहांसिंग यूजर इंटरफेस। तो ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है प्रूवन सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम। जो हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के हवाले से, उनका जो है ना हमारे पास सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ये। ठीक है जी। तो सी इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है, जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर? कि जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर का हमारे पास प्राइमरी जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है? रेड्यूस सर्वर लोड, नो इंस्टॉलेशन नीडेड ऑन द क्लाइंट साइड, इंक्रीज्ड क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग और सिंप्लीफाइड डाटाबेस मैनेजमेंट। तो इसमें बेसिकली बी जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, नो इंस्टॉलेशन नीडेड ऑन दी क्लाइंट साइड के। इसमें हमें क्लाइंट साइड पर कोई इंस्टॉलेशन करने की नीड नहीं होती। ठीक है ना। तो बी इसका जो हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है बनेगा। ठीक है जी। इसके बाद जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर इज मोस्ट सिमिलर टू विच अदर आर्किटेक्चर? फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर, थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर, एंटायर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली हमारे पास बी जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर। ठीक है जी। विच आर्किटेक्चर पोज्ड चैलेंजेस इन टर्म ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लाइंट एप्लीकेशन? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन देख लें, फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर, थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर, एंटायर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये हमारे पास फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर होगा। ठीक है जी। इसका करेक्ट ऑप्शन। इन जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर वेयर इज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग डन? कि कौन सा ऐसा हमारे जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर में कौन सा ऐसा प्रोसेसिंग, वेयर इज द मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग डन, के कहाँ पर हमारी ज़्यादातर प्रोसेसिंग होती है वो डन हो जाती है? क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, मिडलवेयर और डाटाबेस। तो बेसिकली जो सर्वर साइड होता है ना ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। इसके बाद व्हाट इज द टाइपिकल एग्जांपल ऑफ जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर? कि हमारे पास एग्जांपल क्या है जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर की? डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स। तो ये बेसिकली हमारे पास जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं ना इनको हम जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर का एग्जांपल के तौर पर जानते हैं। ठीक है जी। जाने जाते हैं ये जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है जी। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, लेक्चर नंबर 28 है, एंटायर आर्किटेक्चर। विच आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द एप्लीकेशन ओवर डिफरेंट सर्वर्स? और यहाँ पर डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर जो हमारे पास आर्किटेक्चर जो इन्वॉल्व होता है एप्लीकेशन के हवाले से वो हमारे पास देख लें जी, सिंगल टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, एंटायर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये हमारे पास जो एंटायर आर्किटेक्चर होता है ना वो यूज में आता है, उसको हम इन्वॉल्व करते हैं। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ ए थ्री टायर आर्किटेक्चर? के कॉमन जो एग्जांपल है हमारे पास थ्री टायर आर्किटेक्चर की वो क्या है? बेसिकली वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, क्लाइंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन डेटाबेस नेटवर्क, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक, डाटा स्टोरेज। तो ये हमारे पास जो इसका ए है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर। तो इसका ए हमारे पास जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, ये आपने माइंड में रख लेना है। ये थ्री टायर आर्किटेक्चर में यूज में आता है, ये उसकी कॉमन एग्जांपल है। ठीक है जी। इसके बाद इन थ्री टायर आर्किटेक्चर व्हाट इज द मिडल लेयर टाइपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर? जो हमारे पास मिडल लेयर होती है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रेजेंटेशन, डाटा स्टोरेज, बिजनेस लॉजिक और नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पास सी इसका जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बेसिकली बिजनेस लॉजिक को
जो बिजनेस लॉजिक को जो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में आती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एंटायर आर्किटेक्चर। कि हमारे पास जो मेन बेनिफिट होता है एंटायर आर्किटेक्चर का वो क्या होता है। सिंप्लीफाइड क्लाइंट एप्लीकेशन, इनहांस्ड स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, रिड्यूस्ड सर्वर रिक्वायरमेंट्स, इम्प्रूव डाटा स्टोरेज। तो ये हमारे पास बेसिकली 20 का करेक्ट ऑप्शन है इनहांस्ड स्केलेबिलिटी। ये हमारी स्केलेबिलिटी को इनहांस कर देता है और परफॉर्मेंस को इनहांस कर देता है। सो हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो देख लें जरा। एंटायर आर्किटेक्चर इज ए जनरलाइजेशन ऑफ विच आर्किटेक्चर। कि जो हमारे पास एन आर्किटेक्चर है ये किस आर्किटेक्चर की जनरलाइज्ड फॉर्म है। बेसिकली 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर, सिंगल टायर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 टायर आर्किटेक्चर की एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है जी, एंटायर आर्किटेक्चर। ठीक है जी, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 29 है डाटा फ्लो आर्किटेक्चर के हवाले से। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं जरा। व्हाट इज एन अदर नेम ऑफ नेम फॉर द डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। कि हमारे पास जो डाटा फ्लो आर्किटेक्चर के लिए हम एक और नेम का यूज करते हैं वो बेसिकली कौन सा नेम है। एंटायर आर्किटेक्चर, पाइप्स एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एमवीसी आर्किटेक्चर। तो बेसिकली जो पाइप्स एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर है ना ये बेसिकली इसके लिए नेम यूज में आता है। तो ये आपने माइंड में रख लेना है। अगर आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए या जहां पर आपको पाइप्स एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर का नेम यूज में आए तो आपने उसी वक्त समझ जाना है कि डाटा फ्लो आर्किटेक्चर का जो है ना यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है। इन दी पाइप्स एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर व्हाट इज ईच प्रोसेसिंग स्टेप कॉल्ड। पाइप, फिल्टर, सेगमेंट, नोड। तो बेसिकली जो ईच इसका प्रोसेसिंग स्टेप होता है ना उसको हम फिल्टर का नाम देते हैं। ठीक है जी। व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच फिल्टर इन दी पाइप्स एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर। के हमारे पास बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। Filters work independently of others. Filters require knowledge of neighboring filters. Filters depend on the system state. Filters modify the structure of the data. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास filters work independently of others, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। Which type of data flow architecture involves a single sequence of processes। के कौन सा जो हमारे पास डाटा फ्लो आर्किटेक्चर है जो सिंगल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस में यूज में आता है। पैरेलल डाटा फ्लो, बैच सीक्वेंशियल, कंकरेंट डाटा फ्लो, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा फ्लो। तो बी इसका जो है ना हमारे पास बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है, बैच सीक्वेंशियल। ठीक है जी। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। कि हमारे पास बेसिकली जो मेन एडवांटेज होता है डाटा फ्लो आर्किटेक्चर का वो क्या होता है। इंप्रूव डाटा सिक्योरिटी, सिंप्लीफाइड डाटा स्टोरेज, मॉड्यूलर एंड स्केलेबल डिजाइन, एनहांस्ड यूजर इंटरफेस। तो बेसिकली इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ना वो सी है, मॉड्यूलर एंड स्केलेबल डिजाइन। ये हमारे पास स्केलेबिलिटी फ्राहम करता है हमारे डिजाइन के अंदर। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, लेक्चर नंबर 30 है प्रोफाइलिंग, प्रोफिलिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट रूल सजेस्ट्स फोकसिंग ऑन द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट्स ऑफ द कोड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। तो इसको देख लें जरा। हमारे पास 70/30 रूल, 80/20 रूल, 90/10 रूल, 60/40 रूल। तो ये बेसिकली हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ना वो इसका बी है, 80/20 रूल जो है ना इसमें उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है जी। which function was identified as a bottleneck in the provided example। st str chair और str ncmp और इसके अलावा है memcmp। तो बी इसका बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली। ठीक है जी। तो अब हमारे पास इसका नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो देख लें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोफिलिंग इन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। कि हमारे पास बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है। टू इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी,
to identify bottleneck in the code, to simplify the code structure, to add more features to the software. तो बेसिकली हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, टू आइडेंटिफाई बोटलनेक इन दी कोड। ठीक है जी, तो ये आपने माइंड में रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन स्ट्रेटजी फॉर ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, कि कौन सी कॉमन स्ट्रेटजी है जो हम यूज में लाते हैं ऑप्टिमाइजिंग ऑफ परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एडिंग मोर फीचर्स, रिड्यूसिंग कोड साइज, आइडेंटिफाइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग हॉटस्पॉट्स, इंक्रीजिंग कोड कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ठीक है जी, आइडेंटिफाइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग हॉटस्पॉट्स। ठीक है जी, इसके बाद हमारे व्हाट इज ए हॉटस्पॉट इन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली हॉटस्पॉट बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है इन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ठीक है जी, आर रेयरली एग्जीक्यूटेड पार्ट ऑफ द कोड, a frequently executed part of the code, a part of the code that has no impact on performance, a part of the code that needs to be removed। तो बेसिकली हमारे पास जो बी है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, a frequently executed part of the code। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 31 है पोर्टेबिलिटी। Why should special characters like tab and page breaks be avoided in code? कि हम टैब्स और पेज ब्रेक्स का अवॉइड क्यों करते हैं कोड के अंदर। दे enhance readability, they cause problem in multi-platform environment, they improve performance, they are necessary for alignment। तो बेसिकली हम टैब और पेज ब्रेक्स का अवॉइड इसलिए करते हैं कि ये बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मल्टी प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम कोई डिफरेंट एनवायरनमेंट का यूज में लाते हैं। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेसिकली। व्हाट इज द मेन चैलेंज विद यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन कोड। दे मेक द कोड रन फास्टर, they can cause compatibility issues across different platforms, they are required for proper indentation, they simplify debugging। तो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है, they can cause compatibility issues across different platforms। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी एमसीक्यू नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग पोर्टेबल कोड। की एस्पेक्ट जो हमारे पास वो क्या है पोर्टेबल कोड का, राइटिंग पोर्टेबल कोड का। यूजिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स, अवॉइडिंग यूज of standard libraries, ensuring the code can run on multiple platforms using proprietary software। तो बेसिकली इसका जो की एस्पेक्ट होता है ना पोर्टेबल कोड का, राइटिंग पोर्टेबल कोड का, वो बेसिकली होता है इंश्योर दी कोड कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। के हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हमारा जो कोड है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है। ठीक है जी, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। What does it mean for code to be portable? It can be easily understood by humans. It can run on multiple platforms without modification. It is optimized for a specific platform. It is written in multiple programming languages। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, इट कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म विदाउट मॉडिफिकेशन। के हमारे पास ये क्या होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन कर सकता है विदाउट मॉडिफिकेशन के, हमारे सॉफ्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन किए बगैर। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इनहांसेस कोड पोर्टेबिलिटी। के कौन सी प्रैक्टिसेस हमारे कोड की पोर्टेबिलिटी को इनहांस कर सकते हैं। यूजिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एपीआईज, हार्ड कोडिंग platform specific paths, using standard libraries and avoiding proprietary extensions, writing platform specific instructions। तो बेसिकली हम इसमें जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं ना हमारी वो यूज में लाते हैं, अवॉइड करते हैं प्रोप्राइटरी एक्सटेंशन, डिफरेंट प्रोप्राइटरी एक्सटेंशन का यूज में लाने से हम ग्रेज करते हैं। ठीक है जी, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 32 है 32 डिबगिंग टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ए स्टैक ट्रेस इन डिबगिंग। कि हमारे पास स्टैक ट्रेस का जो बेसिकली प्राइमरी यूज क्या होता है डिबगिंग के अंदर। टू मेजर परफॉर्मेंस
to track the execution flow of program, to count memory usage, to list all variables. तो बेसिकली स्टैक ट्रेस में हम करते क्या है, टू ट्रैक द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है ना, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देख लें, विच टाइप ऑफ बग्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू डील विद। कौन से बग्स ऐसे होते हैं जिनके साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स, नॉन रिप्रोड्यूसेबल बग्स, कंपाइल टाइम एरर्स। तो ये हमारे पास बेसिकली नॉन रिप्रोड्यूसेबल बग्स जो होते हैं ना, वो मोस्ट डिफिकल्ट होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। ठीक है जी, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद व्हाट इज ए कॉमन मेथड टू आइडेंटिफाई द रूट काज ऑफ ए बग। ठीक है जी, जो कॉमन मेथड होता है टू आइडेंटिफाई द रूट काज ऑफ ए बग, तो वो क्या होता है, इग्नोरिंग द बग, मेकिंग रैंडम कोड चेंजेस, रिप्रोड्यूसिंग द बग कंसिस्टेंटली, राइटिंग न्यू कोड फ्रॉम स्क्रैच। तो बेसिकली इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो सी है जी। ठीक है जी, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, रिप्रोड्यूसिंग द बग कंसिस्टेंटली। What information is typically most useful in a stack trace। ठीक है जी, what information is typically most useful in stack trace। तो कौन सी इंफॉर्मेशन को टाइपिकली हम यूज में लाते हैं स्टैक ट्रेसिंग के अंदर। सोर्स लाइन नंबर्स, वेरिएबल नेम्स, फंक्शन कमेंट्स, कोड इंडेंटेशन। तो बेसिकली हमारे पास इसका एक करेक्ट ऑप्शन है सोर्स लाइन नंबर्स। हम सोर्स लाइन नंबर्स जो होते हैं ना, उनको माइंड में रखते हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो देख लें जरा। व्हाट शुड बी चेक्ड व्हेन ए नॉन रिप्रोड्यूसेबल बग अकर। कि हमें किस चीज़ को चेक करना चाहिए जब हमारे पास नॉन रिप्रोड्यूसेबल बग अकर हो जाए। ऑल वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड, द कोड इज वेल कमेंटेड, द कोड फॉलोज स्टाइल गाइडलाइंस, द प्रोग्राम रन्स क्विकली। तो हमें इसमें ऑल वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड, ये हमें माइंड में रखना होता है। इसको हमने वहां पर आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे ऑल वेरिएबल्स जो है ना वो इनिशियलाइज्ड हुए हुए हैं पहले से। ठीक है, तो इस चीज को आपने माइंड में रखना होता है। लेक्चर नंबर 33 देख लें जी। ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम्स। इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम्स व्हाट डज ए सॉलिड लाइन विद एन एरो रिप्रेजेंट। कि हमारे पास जो सॉलिड लाइन होती है विद एन एरो रिप्रेजेंट, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन को, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन को, मैसेज को, लाइफ लाइन को। ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करती है मैसेज को। तो सी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास देख लें व्हाट इज ए लाइफ लाइन इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम। द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस। सो हमारे पास नेक्स्ट इसका ऑप्शन देख लें, द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ मैसेज। तो बेसिकली हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस। ये हमारे पास रिपीट हो गया है, पहले भी हम फर्स्ट जो है ना लेक्चर में इसको कर सकते हैं कि लाइफ लाइन जो ऑब्जेक्ट मॉडल की होती है वो क्या होती है, द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, विच एक्सिस रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन ए सीक्वेंस डायग्राम। तो ये हमारे पास बेसिकली ए एक्सिस जो हमारे पास ए जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्स एक्सिस वाला। ठीक है जी, वाई एक्सिस पर नहीं। जो एक्सिस रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन ए सीक्वेंस डायग्राम, जो ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एक्टिवेशन बॉक्स इन ए सीक्वेंस डायग्राम। के पर्पस क्या होता है, जो एक्टिवेशन बॉक्स होता है हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम में, to show the object creation, to show the duration of message, to show the end of the object, to show an error in the process। तो बेसिकली उसका बी जो है ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, टू शो द ड्यूरेशन ऑफ द मैसेज। ठीक है ना। अब विच नोटेशन इज यूज टू शो कंडीशन बिफोर ए मैसेज इन ए सीक्वेंस डायग्राम। बॉक्स नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, पैरेंथेसिस नोटेशन, एरो नोटेशन। तो बेसिकली ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बॉक्स नोटेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 34 है, वो देख लें जरा। सीक्वेंस डायग्राम, विच एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम इन ए सीक्वेंस डायग्राम। जो हमारे पास टाइम होता है वो कौन सी सीक्वेंस किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस,
डब्ल्यू एक्सिस। तो बेसिकली हमारे पास जो इसका वाई एक्सिस है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये पहले भी हमने एमसीक्यूज रीड किया हुआ है। व्हाट डज ए सेल्फ कॉल इन ए सीक्वेंस डायग्राम रिप्रेजेंट। सेल्फ कॉल बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हम मैसेज सेंड टू इट सेल्फ, ठीक है ना। ये हमारे पास रिपीट हो गया है। विच नोटेशन इज यूज टू डिपिक्ट, ये भी हमारे पास रिपीट हो गया है, ठीक है जी। इसका हमारे पास ये भी बेसिकली हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 3 है ये भी रिपीट हो गया। विच नोटेशन इज यूज टू डिपिक्ट ए मैसेज दैट क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास क्रिएट होता है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम का हमारे पास पर्पस क्या होता है, टू शो द डायनामिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम इन ए सीक्वेंस डायग्राम। व्हाट इज द लाइफ लाइन। लाइफ लाइन बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस को जो है ना वो हमारे पास शो करवाती है। कोडिंग स्टाइल गाइडलाइन। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, लेक्चर नंबर 35 है कोडिंग स्टाइल्स गाइडलाइन। व्हाट शुड ऑलवेज एंड विद ए ब्रेक इन ए स्विच स्टेटमेंट। डिफॉल्ट केस, ईच केस, फर्स्ट केस ओनली, लास्ट केस ओनली, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा वो बी होगा, फर्स्ट केस ओनली, सॉरी ईच केस ओनली, ठीक है ना। कि हम हर केस के लिए जो है ना एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज में लाते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है जी। व्हाट आर मैजिक नंबर्स इन कोड, कि हमारे पास मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं इन कोड में। नंबर्स यूज्ड फॉर डिबगिंग हार्ड कोड कंसिस्टेंट, हार्ड कोड कांस्टेंट वैल्यूज विदाउट एक्सप्लेनेशन, वेरिएबल विद रैंडम वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज इन फंक्शंस। तो इसका हमारे पास जो बी है ना वो आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है जी। वाई शुड मैजिक नंबर्स बी अवॉइडेड इन कोड, कि हम मैजिक नंबर जो होते हैं इनको अवॉइड क्यों करते हैं कोड के अंदर। दे इनहांस रीडेबिलिटी, दे मेक द कोड रन फास्टर, दे मेक द कोड हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। तो बेसिकली ये हमारे पास सी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। दे मेक द कोड हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, ये हमारे कोड को हार्ड कर देते हैं और वो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और मेंटेनेबिलिटी को भी ये ख़राब कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ ए बेटर अल्टरनेटिव टू यूजिंग मैजिक नंबर्स इन कोड, कि हमारे पास जो मैजिक नंबर्स का अल्टरनेटिव है वो क्या है जो हम यूज में ला सकते हैं कोडिंग के अंदर। यूजिंग वेरिएबल नेम्स, यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यूज, यूजिंग रैंडम वैल्यूज, यूजिंग लार्ज नंबर्स। तो बेसिकली हम यूजिंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेमिंग का वेरिएबल नेम्स का हम यूज करते हुए जो है ना मैजिक नंबर्स के जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको अल्टरनेटिव है। व्हाट डज सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड मीन, कि सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड का असल में मतलब क्या है। कोड दैट एक्सप्लेन, कोड दैट रन इटसेल्फ, कोड दैट एक्सप्लेन इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हमारे पास रिपीट हो गया, तो ये इसका बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 36 है बिट फील्ड्स। व्हाट इज द बिट फील्ड यूज्ड फॉर इन प्रोग्रामिंग, टू इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी, टू पैक डाटा एफिशिएंटली, टू डिबग प्रोग्राम्स, टू डिफाइन फंक्शंस। तो बेसिकली इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है टू पैक डाटा एफिशिएंटली, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ बिट फील्ड्स। हमारे पास बिट फील्ड की लिमिटेशंस कौन सी हैं। हाई पोर्टेबिलिटी, अनलिमिटेड साइज, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, इंक्रीज रीडेबिलिटी। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी जो है ना वो बेसिकली इसमें बिट फील्ड की लिमिटेशंस में शामिल है। हाउ आर बिट फील्ड डिफाइंड इन ए स्ट्रक्चर इन सी, बाय यूजिंग द कॉलन फॉलोड बाय द बिट लेंथ, बाय यूजिंग द सेमीकोलन फॉलोड बाय द बिट लेंथ, बाय यूजिंग ए डॉट followed by the bit length, by using the comma followed by the bit length। तो ये हमारे पास ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, by using the colon followed by the bit length, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी व्हाट शुड बिट फील्ड बी यूज cautiously, they are easy to implement, they enhance code readability, they lack portability between different compilers, they simplify memory management। तो इसका सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, दे लैक पोर्टेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट कंपाइलर्स, ठीक है जी। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बिट फील्ड, कि हमारे पास मेन एडवांटेज क्या होता है बिट फील्ड को यूज करने का। हमारे पास इसके एमसीक्यू ऑप्शंस देख लें जरा। इम्प्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी, एफिशिएंट डाटा स्टोरेज, सिंप्लीफाइड डिबगिंग, इनहांस्ड पोर्टेबिलिटी। तो ये बेसिकली हमारे पास एफिशिएंट डाटा स्टोरेज के लिए यूज में आता है, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 37 है एग्जाम्पशन हैंडलिंग।
What does catching an exception involve? Ignoring errors, handling errors, raising errors, logging errors. तो ये हमारे पास कैचिंग जो होता है ना, ये यूज में आता है हैंडलिंग एरर्स। ठीक है जी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस? ट्राई कैच ब्लॉक, इफ एल्स ब्लॉक, फॉर लूप, वाइल लूप। तो बेसिकली हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक जो होता है वो यूज में आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के। ठीक है जी, सी प्लस प्लस के अंदर। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग? इट सेपरेट्स एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड। ये हमारे पास रिपीट हो चुका है, इसका बी जो है ना वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्राई ब्लॉक? ये भी हमारे पास ये जो है रिपीट हो चुका है। टू डिफाइन एरर सेंसिटिव कोड। ठीक है जी, विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन? ये भी हमारे पास रिपीट हो चुका है, कैच इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेक्चर नंबर 38 है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। व्हाट इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग यूज्ड फॉर इन टेस्टिंग? तो हमारे पास देख लें जी, टू इंक्रीज टेस्ट केसेस, टू रिड्यूस टेस्ट केसेस, टू आइडेंटिफाई बग्स, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली हमारे पास यूज में आता है टू रिड्यूस टेस्ट केसेस। ठीक है जी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग इक्विवेलेंस क्लासेस? टेस्ट ओनली वैलिड इनपुट्स, ऑर्गेनाइज क्लासेस रैंडमली, डिटरमाइन बाउंड्री कंडीशंस, अवॉइड हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। Equivalence partitioning is the method in which type of testing: white box testing, black box testing, system testing, integration testing. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड व्हेन क्रिएटिंग इक्विवेलेंस पार्टीशंस? ओनली वैलिड इनपुट्स, ओनली इनवैलिड इनपुट्स, बोथ वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट्स। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी सी है, बोथ वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट्स। ठीक है जी, ये आपने माइंड में रख लेना है। विच टाइप ऑफ इनपुट्स शुड नॉट बी फॉरगेटन इन इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग? कि किस टाइप के इनपुट्स को हम जो है ना बोलते नहीं है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में? वैलिड इनपुट्स, इनवैलिड इनपुट्स, कॉमन इनपुट्स, रेयर इनपुट्स। तो इनवैलिड इनपुट्स जो होते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, लेक्चर नंबर हमारे पास 39 है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाट इज द गोल ऑफ स्टेटमेंट कवरेज इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? कि बेसिकली हमारे पास जो होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मेन गोल जो होता है वो क्या होता है? टू टेस्ट ऑल पॉसिबल पाथ्स, टू टेस्ट ऑल पॉसिबल ब्रांचेस, टू टेस्ट ऑल स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास बेसिकली रिपीट हो चुका है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर टू टेस्ट ऑल स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ये भी रिपीट हो चुका है, इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो पाथ कवरेज है। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 40 infeasible paths. What are infeasible paths in a program? Paths that are always executed, paths that are never executed, paths that are conditionally executed, paths that are randomly executed. तो B इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये भी हमारे पास आई थिंक रिपीट हो चुका है, पाथ्स दैट आर नेवर एग्जीक्यूटेड। ये हम प्रीवियसली जो है ना एमसीक्यूज को रीड कर चुके हैं। हाउ कैन इनफेसिबल पाथ इज मिनिमाइज्ड? हम मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं इनफेसिबल पाथ को? ठीक है जी, तो ये ऑप्शन देख लें। बाय यूजिंग complex logic, by avoiding else parts in if statements, by adding more test cases, by using else part with if statements। तो हम else parts का यूज में ला सकते हैं if statements के अंदर। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 41 है, वो देख लें इंस्पेक्शन वर्सेस टेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंस्पेक्शन? दे रिक्वायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दे कैन चेक नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कैन बी अप्लाइड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, दे मास्क अदर डिफेक्ट्स। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, दे कैन बी अप्लाइड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, कि हम इसको अप्लाई करते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास देख रहे हैं व्हाट इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंस्पेक्शन। ठीक है जी, इंस्पेक्शन का मेजर एडवांटेज क्या होता है यूज करने का? दे डिस्कवर ओनली वन डिफेक्ट पर इंस्पेक्शन, दे कैन चेक कॉन्फॉर्मेंस with the customers requirements, they can be used on any representation of the system, they require several execution। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, they can be used on any representation of the system। What did Admiral Grace Hopper coin the term bug for? ठीक है जी, इसमें हमारे पास देख लें जी
ऑप्शन जो है आ कंप्यूटर वायरस, आ हार्डवेयर माल फंक्शन, आ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एरर। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, आ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ठीक है जी। व्हाट वाज द फर्स्ट बग एक्चुअली, कि हमारे पास जो फर्स्ट बग था वो एक्चुअली क्या था, अ पीस ऑफ कोड, अ मौत, अ हार्डवेयर कंपोनेंट, अ लॉजिकल एरर। अ मौत जो है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको माइंड में रख लेना है आपने। इसके बाद हमारे पास देख लें जी लेक्चर नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ ए मेमोरी लीक बग। कौन सा जो हमारे पास सिम्टम नहीं है मेमोरी लीकेज का, लीक बग का, सिस्टम स्लो डाउन, रैंडम क्रैशेस ओवर टाइम, फ्रीक्वेंट ब्लू स्क्रीन, इंक्रीज मेमोरी यूसेज ओवर टाइम। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी है, फ्रीक्वेंट ब्लू स्क्रीन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास देख ले, व्हाट इज ए लॉजिकल एरर। बेसिकली लॉजिकल एरर क्या होता है, अ सिंटैक्स एरर इन द कोड, अ एरर इन द प्रोग्राम लॉजिक दैट डज नॉट कॉज ए क्रैश, अ टाइप ऑफ मेमोरी लीक, और एन एरर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो लॉजिक एरर होता है ना, वो बेसिकली लॉजिकली हमारी जो लॉजिक होता है, हम जो प्रोग्राम में लॉजिक बनाते हैं, लाइक कोई हम फंक्शन बना लेते हैं या कोई हम ऑपरेशन बना लेते हैं, तो हमारे ऑपरेशन के दौरान जो हमारे खुद से जो मिस्टेक होती है लॉजिक में, उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। एन एरर इन द प्रोग्राम लॉजिक दैट डज नॉट काज क्रैश। इससे हमारा सिस्टम जो है ना क्रैश तो नहीं करता, हाँ अलबत्ता इसमें जो है ना लॉजिक एरर की वजह से हमारे जो है ना इंफॉर्मेशन वो जो प्रोवाइड कर सकता है वो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोडिंग एरर। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है कोडिंग एरर की, अ मेमोरी लीक, एन इनफाइनाइट लूप, इनकरेक्ट पैरामीटर पासिंग, अ बूलियन बग। तो इसका हमारे पास सी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट पैरामीटर पासिंग। तो ये हमारे कोडिंग एरर में यूज कोडिंग एरर में इंक्लूडेड होता है। व्हाट इज द होलिस्टिक अप्रोच टू डिबगिंग। हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच डिबगिंग की क्या होती है, फोकसिंग ऑन द इंटायर सिस्टम रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट्स, using a debugger to step through code line by line, writing unit tests for every function, avoiding the use of third party libraries। तो बेसिकली जो होता है ना इसका मेन अप्रोच होती है होलिस्टिक अप्रोच में डिबगिंग की, वो होती है फोकसिंग ऑन द इंटायर सिस्टम रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट्स। कि हम इंडिविजुअल पार्ट्स पर फोकस नहीं करते बल्कि हम पूरे इंटायर सिस्टम पर ही फोकस करते हैं। ठीक है जी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली। ठीक है जी। Which of the following is not a common symptom of a pointer error। कि हमारे पास कौन सा एरर है जो कॉमन सिम्टम पॉइंटर एरर नहीं कहलाता, स्टैक करप्शन, और फेलियर टू एलोकेट मेमोरी, और चेंजिंग ऑफ वेरिएबल वैल्यूज, इंप्रूव्ड सिस्टम परफॉर्मेंस। तो हमारे पास डी इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है, इंप्रूव्ड सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लें हमारे पास, व्हाट इज ए बोलियन बग। जो हमारे पास बोलियन बग होता है वो कौन सा होता है, अ बग इन द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बोलियन लॉजिक, एन एरर कॉज्ड बाय मिस इंटरप्रेटिंग Boolean logic in code, a type of memory leak, or an error in the hardware's Boolean gates। तो बेसिकली इसका बी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, कि हमारे पास Boolean लॉजिक को हमसे खुद से Boolean लॉजिक को लगाने में मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और इसके बाद लेक्चर नंबर 45 है, व्हाट इज ए स्टैक ट्रेस। बेसिकली स्टैक ट्रेस क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस कॉल्ड इन ए प्रोग्राम, अ टूल used to measure the performance of the program, a debugging tool that shows the state of the stack at a given time, a type of error message। तो बेसिकली इसका सी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, a debugging tool that shows the state of the stack at a given time। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास देख लें जी, जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजफुल पीस of information in a stack trace, source line numbers, value of arguments, the name of the file, the version of the compiler used। तो बेसिकली हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो the version of compiler used।
ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका हम यूज में नहीं लाते। ठीक है ना, इसका हम जो है ना ये हमारे पास यूजफुल पीस नहीं है स्टैक ट्रेसिंग के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये आई थिंक हमारे पास ये लेक्चर नंबर जो है ना रिपीट हो गए हैं, तो इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। आई होप सो कि आपकी काफ़ी सारी जो है ना प्रिपरेशन यहाँ से हो गई होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली लेक्चर नंबर 45 था, और आई होप सो कि आपने काफ़ी सारे जो है आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे होंगे इस CS504 के फाइनल टर्म के हवाले से। और अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।